नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने हिंदी यूट्यूब चैनल सिंपल लर्न पे। मैं रजत आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज वाले वीडियो को कंटिन्यू करने से पहले मैं आपसे माफ़ी मांगता हूं। क्योंकि बहुत समय के बाद जो है ये वीडियो आ रहा है। कुछ ऐसे पारिवारिक कारण रहे जिनकी वजह से मैं वीडियो नहीं बना पाया और मेरी टीम ने भी कोई वीडियो नहीं डाल पाया। लेकिन अब मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ कि अब आने वाले समय में हमारे सभी वीडियो जो है वो कंटिन्यू रहेंगे और आपकी क्लासें जो है वो बिल्कुल कंटिन्यू रहेंगी। 9 से लेकर 12 तक का जो हमारा सपना है आप लोगों को फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कराने का, हम उस पर जो है खरा उतरने की पूरी कोशिश करेंगे। तो हम अपने पुराने 9th क्लास का जो हमारा एसएसटी का टॉपिक है फ्रांसीसी क्रांति, उसको कंटिन्यू करेंगे। हमने आपको पिछले वाले वीडियो में ये बताया था कि नेशनल असेंबली का गठन एक्चुअल में हुआ कैसे था। अब जब नेशनल असेंबली का गठन हुआ तो साहब इसको लीड करने वाले लोग कौन थे। तो जब नेशनल असेंबली का गठन हुआ तो मैंने यहाँ पे आपको देखो बताया हुआ है कि नेशनल असेंबली का गठन का जो नेतृत्व की जो जिम्मेदारी थी वो 2 लोगों के पास थी। ये 2 लोग बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे फ्रांस में। कैसे आपको पता चलेगा कि साहब ये दोनों लोगों की वजह से किसको बेनिफिट पहुंचा। तो जब नेशनल असेंबली का गठन हुआ, जब राजा ने संविधान बनाने के लिए स्वीकृति दे दी, क्यों दी, कैसे दी, उस पर हम चर्चा करेंगे। तो जब नेशनल असेंबली का गठन हुआ ना, तो नेशनल असेंबली को लीड करने वाले जो लोग थे ना, वो 2 लोग थे। कौन कौन 2 लोग थे? एक तो मीरावियो था। सब ये मीरावियो कौन था? मीरावियो एक कुलीन परिवार का व्यक्ति था जो कि नेशनल असेंबली को आगे से लीड कर रहा था, मतलब लोगों को इकट्ठा कर रहा था। इसने कहा नेशनल असेंबली जो है फ्रांस के लिए बहुत अच्छी चीज है और इसको मतलब इसके बारे में लोगों को बता कौन रहा था? मीरावियो। और दूसरी तरफ कौन था? आबेसी। ये जो व्यक्ति था ये पादरी वर्ग से था और एक कुलीन परिवार से था। हमने स्टेटस के बारे में पढ़ा था, आपको याद हो मैंने फर्स्ट लेक्चर में आपको बताया था कि साहब जातिगत व्यवस्था कैसी थी वहां पे। आपने देखा होगा भारत में भी है। भारत में हम लोग 4 तरीके से डिवाइड हैं। आपका जनरल है, मतलब सवर्ण आते हैं, फिर उसके बाद अन्य पिछड़ा वर्ग आता है ओबीसी, उसके बाद अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति। इसी तरीके से फ्रांस का भी स्ट्रक्चर था। अगर आपको नहीं मालूम है तो आप हमारा पहला वाला वीडियो जो है वो जरूर देखिएगा जाके, तो आपको जो है फ्रांस से रिलेटेड काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो एक बार हमारे पिछले वीडियो जरूर देखिएगा। आप जिस क्लास से भी, अगर आप 9th से हैं तो 9th का कोशिश करिएगा कि आप फर्स्ट लेक्चर से उनको जो है कंटिन्यू करिए। चीज़ें ऐसा होता है ना, जब हम बीच से किसी काम करने का नंबर लगाते हैं या करना स्टार्ट करते हैं तो हमारे अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं होता। क्यों? क्योंकि हमारी आधी चीज़ें छूटी हुई होती हैं। अगर आपको 9th और 10th में अच्छी परसेंटेज गेन करनी है, अगर आपका सपना जीवन में कुछ अच्छा करने का है, तो आपसे मेरा एक ही कहना है कि आप पहले वीडियो से लेक्चर को जरूर देखिएगा। तो ये दोनों लोग जो है ये नेशनल असेंबली को क्या कर रहे थे? लीड कर रहे थे। उसके बाद इसी टाइम पीरियड में हो क्या रहा था, इधर नेशनल असेंबली बनी, उसी ड्यूरेशन में फ्रांस में और क्या चल रहा था। तो एक बैक स्टोरी और चल रही थी कि मतलब एक तरफ जो है संविधान के लिए नेशनल असेंबली का गठन हो गया, राजा ने मान्यता दे दी। उसी ड्यूरेशन में दूसरी तरफ क्या चल रहा था? दूसरी तरफ साहब जब नेशनल असेंबली ने व्यस्त थी क्या करने में? अपना संविधान बनाने में। मतलब एक तरफ नेशनल असेंबली जब संविधान बना रही थी, उसी समय क्या हुआ? फ्रांस में बहुत भयंकर बर्फबारी हो गई। हम पढ़ के आए हुए हैं। मैं आपसे बार बार एक ही बात कहूंगा कि आप जो है जब भी आप एसएसटी को पढ़ने का शुरुआत करते हैं ना, तो आप चीज़ों को बीच से मत करिएगा। बीच से स्टार्ट करेंगे आपको लॉस रहेगा। तो आप चीज़ों को एकदम स्टार्टिंग से देखिएगा। मतलब किसी भी चैप्टर को अगर आपको पढ़ना है तो उसके बेसिक्स पहले क्लियर होने चाहिए, तो आपको चीज़ें बहुत आसानी से समझ में आ जाएंगी। देखिए फ्रांस की बात हमने वहाँ पे की थी क्योंकि फ्रांस में बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ती है। तो यहाँ पे उस समय क्या होगा, जिस समय नेशनल असेंबली पूरे देश के लिए संविधान बना रही थी, उसी ड्यूरेशन में फ्रांस में बर्फबारी होती है। फ्रांस में बर्फबारी होने से होता क्या है, वहाँ की फसलें नष्ट हो जाती हैं। फसलों के नष्ट होने से क्या हो जाता है? पाव रोटी की कीमत बढ़ जाती है। अब पाव रोटी के बारे में भी मैं बता चुका हूँ पहले वहाँ पे, ठीक है। तो पाव रोटी की कीमत बढ़ने से क्या हुआ? अब साहब राशन की दुकानों में भयंकर भीड़ लगने लगी। लोग राशन के चक्कर में, खाने पीने की चीज़ों के चक्कर में क्या करने लगे? राशन की दुकानों पे जो है लाइनें लगने लगी, लंबी लंबी कतारें। और आपने देखा होगा, अगर आप गांव देहात से होंगे तो आपने क्या देखा होगा, ये रियल लाइफ एग्जांपल्स होते हैं कि आपने क्या देखा होगा गांव देहात से अगर आप हैं तो। एक होता है ना कोठे की दुकान, यानी कि आप कह सकते हो सरकारी राशन की दुकान। तो सरकारी राशन पे क्या होता है, पुरुष तो घर से चले जाते हैं बाहर कमाने के लिए, मतलब पैसे अर्न करने के लिए। तो घर पे कौन रहता है? महिलाएं। तो ये महिलाएं ही राशन लेने जाती हैं। मोस्ट ऑफ द केसेस में आपको क्या देखने को मिलेगा कि गांव देहात की जो महिलाएं होती हैं वो राशन के लिए जाती हैं। तो यही हुआ फ्रांस में कि साफ फ्रांस में जो राशन की दुकानें थी ना, अब वहां पे कौन जाने लगा? कौन खड़ा हो गया वहां पे? महिलाएं खड़ी हो गई। एक बात जीवन में याद रखना, आपने एक मूवी देखी होगी केजीएफ। केजीएफ में आपने देखा होगा कि एक सीन है बड़ा मतलब आपको विचलित कर देगा। विचलित का मतलब आपको अंदर से झकझोर देगा कि जब व्यक्ति भूखा होता है ना,
जब व्यक्ति भूखा होता है या कोई बच्चा भूखा है तो उसकी सबसे ज्यादा पीड़ा अगर किसी को महसूस होती है तो वो उसकी माँ को होती है। कहने का मतलब है कि भूख में अगर सबसे ज्यादा आपके लिए कोई परेशान होगा तो वो आपकी माँ होगी। तो उसमें एक सीन दिखाया गया कि कैसे एक पाव रोटी गिर जाती है और सब उसको उठाने की जद्दोजहद में एक माँ को दर्शाया गया है। तो उसमें जो वो एक्टर है ना यस, वो क्या करता है अपनी गाड़ी लगा देता है और अपने हाथ से गन नीचे कर देता है ताकि वो महिला जो है ना वो पाव रोटी उठा सके। तो ऐसा ही सीन कुछ यहाँ पे था कि राशन की दुकानों के बाहर भीड़ लग गई तो कौन मिलेगा वहां पे, महिलाएं थी। अब महिलाएं जब ज्यादा परेशान हो गई, राशन जो देने वाला जो व्यक्ति था वो जब राशन नहीं दे रहा था तो क्या करेंगे वो, आपको सोचिएगा अपने दिमाग से क्या करेंगे। सब वो विरोध पे उतर आई। विरोध पे कैसे उतरी, उन्होंने वहां पे जो है राशन की दुकानों को लूटना प्रारंभ कर दिया। अब औरतों ने क्या किया, राशन की दुकानों पे जब हमला कर दिया, इसी ड्यूरेशन में एक और स्टोरी चल रही थी, बैक स्टोरी में एक और मतलब थर्ड। एक तो इधर हमारी नेशनल असेंबली क्या कर रही थी, फ्रांस के लिए संविधान बना रही थी, दूसरी तरफ भयंकर भुखमरी के हालात थे तो महिलाओं ने राशन की दुकानों पे हमला बोल दिया। तीसरी ओर क्या हो रहा था, तो जो वो राजा था ना, कौन, लुई 16, लुई 16 को अंदर ही अंदर ये मलाल चल रहा था। एक बात हमेशा जीवन में याद रखना, एक एग्जाम्पल दे देता हूं मैं आपको कि कभी आप किसी हाथी को ना गन्ना पकड़ा देना, किसी हाथी को जब आप गन्ना दे दोगे ना एक बार प्रेम से वो गन्ना ले लेगा, लेकिन जब आप उससे मांगोगे ना तो वो आपको कभी गन्ना देगा नहीं। मतलब एक शॉर्ट स्टोरी टाइप से है यही कि अगर हाथी को आप गन्ना दे दोगे तो वो कभी छोड़ेगा नहीं। वैसे ही जिसके हाथ में सत्ता चली जाती है, सत्ता कभी भी कोई व्यक्ति नहीं छोड़ता है। चाहे आप भारत की बात करें, चाहे आप विदेशों में किसी भी देश की बात करें, जो एक बार पावर में आता है वो चाहता है कि ऑल द टाइम पावर मेरे पास रहे, वो पावर को छोड़ना ही नहीं चाहता है। यही हुआ फ्रांस में कि साहब जो राजा था ना उसने नेशनल असेंबली को स्वीकृति तो दे दी, लेकिन उसके अंदर ही अंदर पता है क्या चल रहा था कि यार मेरे साथ बहुत गलत हो रहा है, मेरे हाथ से पावर जा रही है। उसने क्या किया, उसने अपनी ससुराल में, किसने, लुई 16 की ससुराल कहां थी आपको पता है, नहीं पता है, बार बार मैं एक ही बात का जिक्र करूंगा, आप पहले वाले लेक्चर से वीडियो को देख के आइए। लुई 16 की जो ससुराल थी ना वो थी ऑस्ट्रिया में। क्यों, क्योंकि आपको रानी एंटोनेट के बारे में पता हो, तो रानी एंटोनेट कौन थी, लुई 16 की वाइफ। तो उसने प्रसा और ऑस्ट्रिया से जो है गुप्त वार्ता करनी स्टार्ट कर दी। उसने क्या किया, प्रसा और ऑस्ट्रिया के साथ गुप्त वार्ता स्टार्ट की, और गुप्त वार्ता स्टार्ट करने के बाद जो आसपास के राजा थे ना उनको वो कन्विंस करने लगा, उन्हें यार देखो मेरे साथ से तो मेरे पास से तो पावर छीन ली लोगों ने, कहीं ऐसा ना हो कि मुझे देखे देखे आपकी देश की पब्लिक भी ऐसा ही ना करने लगे, वो आपकी भी सत्ता ना छीन ले। ऐसा जब आसपास के देश के राजाओं ने सुना ना तो उनको ये लगा कि यार ये बात तो बंदा सही कह रहा है, ये बात कैसे सही कह रहा है कि आज को इसके देश में ऐसा हुआ, कल को कहीं यार हमारे देश में ऐसा हो गया तो हमारी भी पावर चली जाएगी, तो हमारी जब पावर चली जाएगी तो हम तो बेकार हो जाएंगे। तो इसलिए इस विद्रोह को यहीं दबाना जरूरी है। तो लुई 16 के कहने पे ऑस्ट्रिया और प्रसा ने क्या किया, ऑस्ट्रिया और प्रसा ने पेरिस की ओर हमला कर दिया। पेरिस जो कि फ्रांस की आज के टाइम पे कैपिटल है, जहां पे आपका आईफल टावर है, तो पेरिस की ओर जब हमला कर दिया तो जैसे ही ये खबर लोगों को पता चली ना तो जो लोग थे उनमें क्या हो गया, उनमें विद्रोह उत्पन्न हो गया। उन्होंने कहा यार ये राजा बहुत बेकार है, इसने हमारे साथ बहुत बड़ा गलत काम किया, बताओ दूसरे देश की सेना को हमारे देश में एंट्री दे दी। तो गुस्साई भीड़ ने क्या किया, वात्सील के किले पे हमला कर दिया। वात्सील का किला वही किला था जहां पे लुई 16 और रानी एंटोनेट रह रही थी, वहीं पे उन्होंने क्या किया, लोगों ने हमला कर दिया। ये तो घटना हुई शहरों की, वात्सील की घटना थी कि साहब वात्सील में लोगों ने किस पे, वात्सील के लोगों जो आम लोग थे ना उन्होंने वात्सील के किले पे हमला कर दिया। दूसरी ओर एक और चौथी स्टोरी, पहली स्टोरी इधर नेशनल असेंबली क्या कर रही है, पूरे देश के लिए संविधान बना रही है। दूसरी ओर क्या हुआ कि साहब बर्फबारी हो गई जिसकी वजह से महिलाओं ने राशन की दुकानों पे हमला कर दिया। तीसरा, इधर राजा जो है गुप्त वार्ता करके सेना को एंट्री दिला देता है, कहाँ पे, पेरिस में। जैसे ये खबर पता चली तो लोगों ने किस पे हमला कर दिया, वात्सील पे। चौथी स्टोरी क्या होती है, फोर्थ स्टोरी में क्या होता है, जैसे ही ये खबर ना गांव देहात में पहुंची, गांव देहात में ग्रामीण क्षेत्रों में जैसे ही ये खबर पहुंची तो गांव के लोगों ने कहा यार ये तो बहुत गलत बात है। तो गांव के लोगों में जब ये बात पहुंची तो एक्चुअल में जो रियल स्टोरी थी वो पहुंची नहीं वहां तक। वहां पे पहुंचा क्या, वहां पे साहब अफवाह पहुंची। अफवाह का मतलब क्या होता है कि एक फेक न्यूज पहुंच गई। फेक न्यूज क्या पहुंची कि साहब जो जमींदार थे गांव में उनके अगेंस्ट, वो जो फेक न्यूज पहुंची वो किसके खिलाफ थी, गांव के जमींदारों के खिलाफ। कैसे जमींदारों के खिलाफ थी कि साहब गांव के लोगों को, ग्रामीण क्षेत्र के जो किसान थे ना उनको ये बताया गया कि देखो भाई आपके यहाँ पे जो जमींदार है ना इन्होंने क्या किया है,
इन्होंने लठैत बुलवाए हैं। लठैत का मतलब गुंडे बुलवाए हैं। और ये गुंडे क्या कर रहे हैं, ये आपकी फसलों को नष्ट कर रहे हैं। एक तो भुखमरी के हालात थे, जैसे ये खबर पहुंची कि यार हमारी फसलें भी खराब करती जाएंगी, फिर तो हम भूखों मर जाएंगे। तो किसानों ने ये कहा ये तो हम नहीं होने देंगे, क्योंकि किसी भी देश में अगर कभी भी सत्ता पलटेगी ना, किसी भी देश में अगर पावर को छीना जाएगा, तो पावर को छीनने के लिए दो लोग जिम्मेदार होते हैं, कोई भी देश हो। एक उस देश के किसान और दूसरे उस देश का नौजवान। नौजवान का मतलब छात्र। अभी आपको लेटेस्ट एग्जांपल है आपके सामने, बांग्लादेश को देख लीजिए, वहां की पूरी सत्ता को किसने धराशायी किया, वहां के युवाओं ने। युवाओं का मतलब स्टूडेंट्स ने। इसीलिए कोई भी सरकार होती है ना, तो सबसे पहले दमन का रास्ता अपनाती है वो स्टूडेंट्स पे। कहीं भी अगर युवा अगर कहीं पे भी विरोध करेंगे ना, तो उस विरोध को दबाने की सबसे पहले कोशिश की जाती है। क्यों? अगर युवाओं को अगर आपने दबा लिया, तब तो आपने सत्ता अपने पास रख ली। अगर युवा एक बार आपके विरोध में चला गया, तो आपकी सत्ता नहीं बचेगी। ये जो बच्चे 2014 से पहले जिनका जन्म नहीं हुआ, या जिन्होंने 2014 का दौर नहीं देखा, तो 2014 में यही तो हुआ। अन्ना हजारे वाला जो आंदोलन था ना साहब, उसमें ज्यादातर कौन यूथ इन्वॉल्व था, लड़के इन्वॉल्व थे, स्टूडेंट इन्वॉल्व था। क्यों? क्योंकि वो सब भ्रष्टाचार के खिलाफ थे और अन्ना जी का आंदोलन ही था। लेकिन 2014 के बाद से क्या हुआ, साहब अन्ना जी तो कहीं दिखते ही नहीं है। अब उनके हिसाब से देश में जो है ईमानदारी की रेवड़ियां बढ़ रही हैं, सारी जगह ईमानदारी से काम हो रहे हैं। तो जब भी किसी देश में सत्ता को परिवर्तित करना है, तो वहां पे यूथ का सबसे बड़ा रोल होता है। अब जैसे ये खबर ग्रामीण क्षेत्रों में फैली, किसानों ने देखा, उन्होंने अरे यार ये तो हमारे लिए लठैत बुलवा दी, अभी हमारी फसल खराब कर देंगे, और हमारी एक बार फसल खराब हो गई तो हम फिर भूखों मर जाएंगे। तो लोगों ने क्या किया, आपने कुल्हाड़ी, फावड़े, कुदाल, है पौरिया, खुरपिया, बेलचे, ये लेके निकल दिए। और भाई गांव में तो राजा का किला था नहीं। गांव में कौन थे? गांव में थे साहब जमींदार। जमींदार जो अभी तक राजस्व वसूल रहे थे किसानों से, उन्होंने उनके घर पे हमला कर दिया। और जैसे जमींदारों के घरों पे हमला किया ना, तो उन्होंने दो ही चीजों पे अपना टारगेट किया। उन्होंने कहा इनके घर पे जितना अनाज इन्होंने स्टोर कर रखा है, एक तो सबसे पहले वो लूटो, उसके बाद वो कागज देखो। कौन से वाले? जिसपे ठाकुर साहब ने अंगूठा लगवा रखा था, ठाकुर साहब वाले वो कागज देखिएगा। तो उन्होंने दो ही चीजों पर अपना टारगेट किया। उन्होंने कहा कि सबसे पहले तो अनाज लूट रहे हैं, और अनाज के बाद हमको जो राजस्व वाले जो दस्तावेज है ना, जिन पे हमने अंगूठा लगा रखा है कि हमको इनको लगान देना है, वो वाले कागज देखिए। तो इन कुदाल फावड़ों की सहायता से जैसे इन्होंने किलों पे हमला किया, किलों को लूटा, और लूटने के बाद वो दस्तावेज लिए और चलते बने। अब जमींदारों में किसका माहौल हो गया? डर का। उन्होंने साहब अब तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो जमींदार अंततः क्या हुआ कि जमींदारों के किलों पे जैसे ही किसानों ने हमला किया, तो जब अन्न और जमीनों के दस्तावेज लूट लिए, तो परिणाम डर की वजह से जमींदारों ने क्या किया, देश छोड़ने का फैसला किया, और वो सारे के सारे लोग देश छोड़कर चले गए। जैसे ही इन घटनाओं की जानकारी लुई 16 को हुई, उन्होंने कहा यार अब तो राशन की दुकानें लूटी जाने लगी हैं, जमींदारों को लोग मार रहे हैं, उनके किलों को लूट रहे हैं, और उनका खुद का किला लूट लिया है। तो फिर लुई 16 ने क्या किया, नेशनल असेंबली को मजबूरी में मान्यता दी। अपनी इच्छा से नहीं देना चाहता था वो। मैंने आपको पहले कहा कि कोई भी व्यक्ति सत्ता को कभी नहीं छोड़ना चाहता है। तो इन्होंने भी क्या किया कि मजबूरी में आके नेशनल असेंबली को मान्यता दी, और 4 अगस्त 1789 को क्या किया गया, नेशनल असेंबली ने पुरानी व्यवस्था को पूरी तरीके से बाइकआउट कर दिया। उन्होंने कहा साहब जो पहले व्यवस्था चली हुई आ रही थी वो नहीं चलेगी, अब चलेगा संविधान का शासन। अब संविधान का शासन चलेगा, तो वो कैसे चला हम आगे वीडियो में बात करेंगे। वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। ठीक है दोस्तों, वीडियो में बने रहिएगा, अंत तक जरूर देखिएगा वीडियो को। जब पुरानी व्यवस्था लागू हो जाती है, अब जब पुरानी व्यवस्था लागू हो जाती है तो उसके बाद क्या काम होता है, उसके बाद भैया सांस जो है वो संवैधानिक राजतंत्र बनने की दिशा में जो है वो आगे बढ़ने लगता है। तो संवैधानिक राजतंत्र बनने के लिए कौन कौन से टर्मों का इस्तेमाल हुआ, तो कुछ इंपॉर्टेंट टर्म है उनके बारे में जान लेते हैं। जैसे कि सबसे पहले हम बात करेंगे सक्रिय नागरिक की, कि ये सब सक्रिय नागरिक क्या होता है। सक्रिय नागरिक ऐसे कह सकते हो आप, आपने देखा होगा कि जब अपने देश में हम एमपी और एमएलए का चुनाव कराते हैं, तो उस टाइम पे आपने देखा होगा कि कुछ लोग वोट डालने जाते हैं, सब कुछ लोग वोट डालने नहीं जाते हैं। अपने देश में क्या है, जिनकी उम्र 18 वर्ष या उससे अधिक है वो लोग वोट डालने जाते हैं, और साहब जिनकी उम्र 18 वर्ष से कम है वो सब वोट डालने नहीं जाते हैं। तो हम किसको सक्रिय बोलेंगे और किसको निष्क्रिय बोलेंगे? तो साहब जो लोग व्यवस्था को चुनने के लिए, यानी कि सरकार बनाने के लिए जो लोग वोट डालते हैं, उनको हम सक्रिय नागरिक बोलते हैं। जैसे आपके मम्मी पापा, उनको हम क्या कहेंगे, सक्रिय नागरिक।
और जो वोट नहीं डालते उनको हम क्या बोलेंगे, निष्क्रिय नागरिक। जैसे आप हो गए, आप क्या है अभी, निष्क्रिय नागरिक हैं। तो सक्रिय नागरिक कौन होते हैं, वे नागरिक जिन्हें मत देने का अधिकार होता है, जिनको वोट देने का राइट होता है, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, सक्रिय नागरिक। और जिनको वोट देने का अधिकार नहीं होता है उनको साहब हम क्या बोल देते हैं, निष्क्रिय नागरिक। तो इस तरीके से पूरे के पूरे फ्रांस में जो लोग थे ना, अब चुनाव होना था, तो चुनाव में साहब ये कहा कि सबको वोट नहीं डलवाएंगे, वोट किससे डलवाएंगे। तो उनके लिए उन्होंने स्पेशल कैटेगरी बनाई। उन्होंने कहा साहब जो टैक्स पेयर है ना, वोट वही डालेगा सबको। अपने यहाँ क्या है, अपने यहाँ ऐसा नहीं है, अपने यहाँ गरीब भी वोट डालता है, अमीर भी वोट डालता है। लेकिन फ्रांस में जब पहली बार वोटिंग कराई गई तो ये कहा साहब जो टैक्स पेयर है वो वोट नहीं डालेंगे, जिनकी उम्र 25 वर्ष से कम है वो भी वोट नहीं डालेंगे, और महिलाएं भी वोट नहीं डालेंगी। महिलाओं के वोट डालने की जो स्टोरी है उसके पीछे बहुत लंबी कहानी है, तो कभी हम आपको जो है जिक्र आएगा कभी, तब हम आपको बताएंगे कि कैसे लोगों को, महिलाओं को जो है वोट डालने का अधिकार मिला। खासकर महिलाओं को जो है भारत में, भारत के परिप्रेक्ष्य में जब हम बात करते हैं तो भारत के परिप्रेक्ष्य में महिला अगर किसी भी कम्युनिटी की है, मतलब जनरल है, ओबीसी है, एससी है, तो उसको, मेरा मानना यह है कि उसको भीमराव अंबेडकर साहब को जरूर मानना चाहिए। आप किसी भी जाति के हों, किसी भी धर्म के हों, किसी भी समुदाय से रिलेट करते हो, उससे फर्क नहीं पड़ता है। क्यों? क्योंकि जितना काम अंबेडकर जी ने महिलाओं के लिए किया है उतना उन्होंने पुरुषों के लिए भी नहीं किया। जितना कह सकते हो आप महिलाओं की स्थिति को बेहतर करने में बाबा साहब जी का रोल है, उतना किसी का नहीं है। तो इस तरीके से जो है फ्रांस की व्यवस्था जो है वो बनाने के लिए कदम उठाए गए। तो साहब निष्क्रिय नागरिक और सक्रिय नागरिकों की बात की हमने, कौन होता है, किसको हम निष्क्रिय नागरिक बोलेंगे और किसको हम सक्रिय नागरिक बोलेंगे, तो इस क्रम में हमने देखा। अब बात करेंगे सत्ता की बंटवारे की। सत्ता के बंटवारे में आपने अभी आप 8th क्लास से आए हैं तो आपको पहले तो यही नहीं पता होगी सत्ता होती क्या है, सत्ता के टाइप क्या क्या है, सत्ता के अंग कौन कौन से हैं। तो जब आप 10th में आते हैं तो आपको सत्ता की साझेदारी नाम से एक चैप्टर है, पहला ही चैप्टर होता है पॉलिटी में, तो हम पॉलिटी भी पढ़ेंगे। लेकिन पहले हम जो है हिस्ट्री के 2 चैप्टर कवर कर लें, उसके बाद हम लोग फिर जो है ज्योग्राफी पे पहुंचेंगे, उसके बाद हम लोग पॉलिटी पे पहुंचेंगे, उसके बाद हम इकोनॉमिक्स देखेंगे। आपको बस धैर्य बना के रखना है। धैर्य इसलिए बना के रखना है क्योंकि मैं जो हूँ वो थोड़ा लो लेवल से ही पढ़ाने का प्रयास करता हूँ ताकि बच्चों को आसानी से समझ में आ जाए। तो सत्ता क्या होती है एक्चुअल में, जब हम सत्ता की बात करते हैं ना, किसी भी देश में कोई भी सत्ता होगी, कोई भी देश हुआ, कोई भी देश, अगर हम सत्ता की बात करेंगे ना तो उसके हमेशा 3 अंग होते हैं। कितने पार्ट होते हैं सत्ता के? 3। चाहे तो इसको सत्ता बोल लीजिएगा, या इसी को हम क्या बोल देते हैं, सरकार बोलते हैं। तो जो सरकार होती है ना उसके कितने अंग होते हैं? 3 अंग होते हैं। ये आपको अपने दिमाग में रखना है। जैसे कहते हैं ना, अभी भारत में क्या चल रहा है कि भारत में कोई आपसे पूछता सरकार किसकी है तो आप बोलेंगे मोदी सरकार है। बिल्कुल गलत। भारत में मोदी सरकार नहीं है, भारत में एनडीए गवर्नमेंट है, भारत में एनडीए सरकार है। एनडीए मतलब नॉन डेमोक्रेटिक अलायंस, उनकी सरकार है। सरकार में होता क्या है, सरकार के 3 अंग होते हैं। कौन कौन होता है? एक होती है न्यायपालिका, दूसरी है कार्यपालिका और तीसरी है विधायिका। हम लोग इनके बारे में डिटेल से जानेंगे जब हम पॉलिटी पढ़ेंगे तब। सब न्यायपालिका के कौन कौन अंग होते हैं, कार्यपालिका के कौन कौन अंग होते हैं और विधायिका के कौन कौन से अंग होते हैं, डिटेल में जानेंगे वहां पे। उसके लिए आपको जो है अपने दिमाग पे भी ज्यादा लोड नहीं लेना, बस आपको इतनी बात याद रखनी है कि साहब सत्ता या सरकार क्या होती है। तो सत्ता या सरकार की जब भी हम बात करेंगे तो साहब उसके 3 अंग होते हैं, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। तो जब हम फ्रांस के स्ट्रक्चर को देखते हैं ना, फ्रांस की सरकार को देखते हैं या फ्रांस की सत्ता को देखते हैं कि साहब जब वहां संविधान लागू हुआ तो वहां पे कैसे सरकार बनी, तो वहां पे क्या किया गया, वहां पे जो सम्राट और मंत्री थे ना उनको रखा गया कार्यपालिका में। कार्यपालिका का मतलब पूरे देश में जो भी कानून बनाया जाएगा उनको लागू कौन कराएगा, उनको लागू कराने की जिम्मेदारी दी गई 2 लोगों को। किसको किसको? सम्राट को और मंत्री को। मतलब राजा जो थे लुई 16 या जो भी कोई आएगा तो उसके पास जिम्मेदारी होती थी, और उनके मंत्रियों के पास कि साहब जो भी कोई आपका कानून बनेगा उसको पूरे देश में आप लागू कराएंगे। इन पे नियंत्रण किसका था? इन पे नियंत्रण था नेशनल असेंबली का। नेशनल असेंबली याद है ना, जिसका नेतृत्व कौन कर रहा था? मीरावियो और आबेसिये। मीरावियो कौन था? मीरावियो साहब कुलीन परिवार का था, और आबेसिये कौन था? आबेसिये आपका पादरी वर्ग का था। तो नेशनल असेंबली नियंत्रण करती थी किसको? सम्राट और मंत्री को। और ये सम्राट और मंत्री किसको नियंत्रण करते थे, किसको संभाल के रखते थे? नेशनल असेंबली को। नेशनल असेंबली में क्या था?
सर नेशनल असेंबली में टोटल 745 सदस्य चुन के आते थे। भारत के परिप्रेक्ष्य में देखेंगे तो लोकसभा इसका परफेक्ट एग्जांपल है। लोकसभा में कितने सदस्य होते हैं? 545। अभी उनकी संख्या कम है, मैक्सिमम 545 है, सॉरी 550 है, अभी उनकी संख्या 545 के आसपास चल रही। तो इस समय नेशनल असेंबली 745 लोग चुनकर आते थे, और ये लोग चुनते कौन थे? इनको चुना जाता था निर्वाचक पुरुषों द्वारा। सिर्फ और सिर्फ कौन चुनते थे? पुरुष चुनते थे साहब। कौन चुनते थे? पुरुष चुनते थे। और ये 50,000 जो पुरुष होते थे ना, ये वोट करते थे नेशनल असेंबली को, और नेशनल असेंबली में टोटल 745 सदस्य हुआ करते थे, जो किसका हिस्सा होते थे? विधायिका का। विधायिका मतलब जो कानून बनाती थी, मतलब कानून बनाने के लिए 745 सदस्य होते थे, और ये 745 सदस्य बैठ के, जो कि नेशनल असेंबली का हिस्सा हुआ करते थे, ये कानून बनाते थे, और इनको चुना जाता था 50,000 पुरुषों के द्वारा। और इन 50,000 पुरुषों को कौन चुनता था? सक्रिय नागरिक। सक्रिय नागरिक कितने थे भाई? सक्रिय नागरिक 2.8 करोड़ थे पूरे, सॉरी 2.8 करोड़ जो टोटल पॉपुलेशन थी फ्रांस की, उनमें से सिर्फ और सिर्फ 40 लाख थे। मतलब सक्रिय नागरिकों का हिस्सा सिर्फ कितना था? 40 लाख। और इन 40 लाख लोगों में से 50,000 पुरुष चुन के जाते थे, और यही पुरुष आगे चल के 745 सदस्यों को चुनते थे, जो कि कहां बैठते थे? नेशनल असेंबली में। नेशनल असेंबली पे नियंत्रण किसका था? सम्राट और मंत्री का। और सम्राट और मंत्री पे नियंत्रण किसका था? नेशनल असेंबली का। नियंत्रण का मतलब कि साहब अगर नेशनल असेंबली कुछ भी गलत करेगी ना, तो सम्राट और मंत्री इनसे कहेंगे साहब आप गलत कर रहे हैं। और अगर सम्राट और मंत्री कुछ गलत करेंगे तो उनसे कौन कहेगा? नेशनल असेंबली। मतलब ये एक दूसरे को हटा सकते थे। सम्राट और मंत्री कुछ गलत करेंगे तो नेशनल असेंबली हटाएगी, और नेशनल असेंबली कुछ भी गलत करेगी तो सम्राट और मंत्री हटाएंगे। उसके बाद न्यायपालिका। न्यायपालिका की बात की जाए तो न्यायपालिका में साहब क्या था? न्यायपालिका में जज हुआ करते थे। जजों को कौन चुनता था? तो जजों को साहब ये जो 40 लाख लोग थे ना, ये जज को वोट करते थे डायरेक्ट, कि भाई ये आज से हमारे जज रहेंगे। कितने लाख वोट करते थे? 40 लाख डायरेक्ट वोट करते थे। किसके लिए? जज के लिए। और इन 40 लाख लोगों में से 50,000 चुनकर जाते थे, जो किसको वोट करते थे? नेशनल असेंबली के सदस्यों को। तो इस तरीके से सत्ता का बंटवारा जो है वो बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड किया गया था। कहां पे? फ्रांस में, ताकि दोबारा से राजशाही ना आ जाए। लेकिन परिणाम क्या होता है? परिणाम वही निकलेगा कि फिर से दोबारा से राजतंत्र आएगा, लेकिन इस बार जो है संवैधानिक राजतंत्र होगा। वो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। उसके बाद कि आपके मन में ये चल रहा है साहब ये तो सक्रिय नागरिक, फिर निष्क्रिय नागरिक कितने थे? निष्क्रिय नागरिकों की संख्या थी कितनी? 30 लाख। 30 लाख लोगों में कौन थे? 25 वर्ष से कम उम्र के लोग थे, महिलाएं थी और पुरुष थे। कुछ पुरुष ऐसे भी तो थे ना जो टैक्स पेयर नहीं थे, तो वो लोग किसमें कंसीडर किए गए? निष्क्रिय नागरिक में। इस तरीके से हमने क्या किया? सत्ता के बंटवारे तक जो है हमने फ्रांस की हिस्ट्री को पढ़ा। उम्मीद है चीजें आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी। आई होप मैंने बहुत आसान भाषा में आपको समझाने का प्रयास भी किया। तो आपकी एक नैतिक जिम्मेदारी बनती है। हालांकि मैं आज कहने लायक पोजीशन में नहीं हूं। क्यों? क्योंकि बहुत लंबे समय के बाद वीडियो आया, लेकिन मैं फिर भी आपसे जो है निवेदन करता हूं, आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा, और हमें ऐसे ही मोटिवेट करते रहिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक आपसे विदा चाहते हैं। जय हिंद, जय भारत।